अच्छा बेटे, आई वुड लाइक टू एसोसिएट द टॉपिक फ्रॉम द प्रीवियस पैराग्राफ से मैं इसको जरा एसोसिएट कर देता हूँ। तैयार रहेगा, चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा तो आई वुड आस्क यू टू पीपल क्वेश्चन फ्रॉम देयर। तो जरा जो मेरे पढ़े लिखे कुछ बच्चे हैं ना, अली रजा वगैरह, वलीद वगैरह हैं, हमजा कलहोड़ो हैं, अनीश भी अब नजर आने लग गए माशाल्लाह, अरमान मलिक साहब हैं, इनसे भी पूछना है जरा, गर्ल से भी मैं पूछूंगा, नाम नहीं ले रहा मैं, बट आई वुड आस्क द क्वेश्चन टू देम एज वेल। तो जरा दिल गुर्दा फेफड़ा संभाल कर बैठिएगा, ठीक है। ऐसा लग रहा कुछ बच्चे बैठ के मंतर मंतर पढ़ लें। जैसे ही मैंने कहा कि मैं सवाल पूछूंगा, इंटरनेट ने मसला कर दिया। ऐसा लग रहा कुछ बच्चे साजिश कर रहे हैं बैठ के, कुछ बच्चों को लगता है पांव उल्टे होते जा रहे हैं। अच्छा बेरा, इससे पहले वाले पैराग्राफ के अंदर राइटर ने ये सजेस्ट किया बेटे कि देखिए, इन एशिया देयर कैन नॉट बी एनी यूनिजन बिकॉज वी हैव गॉट थ्री डिस्टिंक्ट सिविलाइजेशन इन एशिया, दैट इज इस्लाम, दैट इज इंडिया एंड दैट इज चाइना। और दे डिफर टू ईच अदर एज मच दे डिफर फ्रॉम द क्रिश्चियन सिविलाइजेशन। इनका आपस में उतना ही फर्क है जितना कि इनका फर्क क्रिश्चियन के साथ मौजूद है। फिर एशिया के अंदर वी हैव गॉट मोर देन हाफ पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी एशिया के अंदर मौजूद है। और एशिया के अंदर जो बैकवर्ड पीपल है ना, बैकवर्ड पीपल वो ज्यादा मौजूद है, और दे आर द फॉलोअर्स ऑफ द एंशिएंट कॉस्मोपॉलिटनिज्म, यानी पुरानी सिविलाइजेशन को फॉलो करने वाले लोग इसके अंदर ज्यादा हैं। अब राइटर ये कह रहा है क्या, देखें, राइटर सेज मॉडर्न कॉस्मोपॉलिटनिज्म इज बेस्ड अपॉन साइंस एंड मशीनरी। ठीक है, इस जदीद दौर के अंदर कॉस्मोपॉलिटनिज्म है ना, वो साइंस और मशीनरी पर बेस करती है। यानी इफ अ नेशन इज हैबिचुअल ऑफ फॉलोइंग द ट्रेडिशन ऑफ देयर एंसेस्टर, अगर कोई पुराने जमाने की सोच को लेकर अपनी तहजीब में लेकर शामिल करना चाहता है तो ही विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव इन द मॉडर्न वर्ल्ड। उसको क्या करना पड़ेगा, अगर वो अपनी सिविलाइजेशन को प्रमोट करना चाहता है, या इट लाइक दैट नेशन वांट्स their civilization to live forever, so they need to make science and machinery the fundamental parts of their civilization. ठीक है, उनको अपनी तहजीब के अंदर साइंस और मशीनरी को शामिल करना पड़ेगा। क्यों? लिखा हुआ these two new elements in civilization have been superimposed upon older cultures and have shown themselves such powerful solvent as that they tend to put an end not only to what was bad but also to what was good in the culture of the past. ठीक है, क्योंकि जो साइंस और मशीनरी है, ये दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने माजी के कल्चर के अंदर जो कुछ खराबियां थी, अच्छाइयां थी, उनका एक वाज़ेह फर्क बयान करके दे दिया है। और नाउ दे आर गोइंग टू सॉल्व मेनी ऑफ द प्रॉब्लम इन दिस सिचुएशन ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। यानी माजी में जो कुछ बुरी थी या जो कुछ अच्छी थी, उनका एक वाज़ेह फर्क इन चीजों की बिना पर सामने आ चुका है। लेकिन हर चीज एक लिमिटेशन में होनी चाहिए, किसी भी चीज की ज्यादती इंसान को ले डूबती है। तो लिखा हुआ इट मस्ट बी एडमिटेड दैट दे आर नेसेसरी एंड दे आर गुड इफ राइटली कंट्रोल्ड। कहा जा रहा है मशीन एंड साइंस ये जरूरी भी हैं, और ये बेहतर उस वक्त है जब इनको सही तौर पर मुनज़्ज़म तरीके से कंट्रोल करके चलाया जाए। बट इट नीड नॉट टू बी एडमिटेड दैट एडुलेशन ऑफ देम शुड स्वीप अवे एवरीथिंग एल्स। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इफ अ कंट्री और इफ अ नेशन इज गोइंग टू फॉलो और गोइंग टू पुट साइंस एंड मशीनरी इन देयर सिविलाइजेशन, कि अगर वो अपनी ताकत के लिए साइंस और मशीनरी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क या एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री बनाना चाहती है, बना रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ साइंस और मशीनरी ही सब कुछ है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लिखा है ना, इट बट इट नीड नॉट टू बी एडमिटेड
ठीक है, कि ये बात का एतराफ नहीं होना चाहिए दैट रेगुलेशन ऑफ देम शुड स्वीप अवे एवरीथिंग एल्स, यानी बाकी चीजों का आपने बालाए ताक रख दिया और सिर्फ साइंस मशीनरी की दुनिया में खोए हुए। नहीं, राइटर कह रहा है इफ ह्यूमन लाइफ इज टू बी टॉलरेबल, अगर इंसानी जिंदगी को काबिल बर्दाश्त बनाना है तो इट कैन नॉट बी होली मैकेनाइज्ड, इसको मुकम्मल तौर पर हम मशीनी नहीं बना सकते। इट मस्ट कंटिन्यू टू कंटेन पोएट्री एंड म्यूजिक एंड आर्ट एंड लव एंड द सिंपल जॉय ऑफ लाइफ। ठीक है, अगर इंसान की जिंदगी को काबिल बर्दाश्त बनाना है तो उसके अंदर मौसीकी, शायरी, मोहब्बत जैसे जज्बात का होना जरूरी है, और जिंदगी की जो छोटी मोटी खुशियां इनका भी होना अब लिखा हुआ दीज आर द थिंग दैट टेंड टू बी फॉरगॉटन द मशीन एज, लेकिन ये तमाम तर चीजें मशीनी दुनिया के अंदर भुला दी गई हैं। दे आर फॉरगॉटन द कम्युनिस्ट फिलॉसफी एज वेल, कम्युनिस्ट फिलॉसफी में इनकी कोई जगह नहीं बनती। और लिखा हुआ दे आर नॉट गिवन sufficient weight by many men who think themselves in the forefront of progress, यानी वो तमाम तर ममालिक जो अपने आप को तरक्की की सफ़े अव्वल में काउंट करते हैं, वहां पर भी मशीन के अलावा किसी और चीज की जगह नहीं बची है, और यही चीज उनके लिए नुकसान का बायस है। राइटर कह रहा, आई शुड लाइक टू होप दैट, मैं इस बात की उम्मीद रखना चाहूंगा दैट द अवेकनिंग ऑफ एशिया विल रिमेंबर दीज एलिमेंट्स इन द गुड लाइफ, कि एशिया के आजाद होने वाले ममालिक इन बातों को अपनी आने वाली अच्छी जिंदगी में याद रखेंगे। आई शुड लाइक टू थिंक दैट रिवॉल्वरीज एंड द स्ट्रगल फॉर नेशनल इंडिपेंडेंस, रिवॉल्वरीज का मतलब होता है एनिमी, एनिमिटी जिसको कहते हैं कि दुश्मनी, और जो कौमी आजादी है ना, ये चीज इतनी ज्यादा मुश्किल या सख्त नहीं होगी, विल नॉट बी सो सीवियर एज टू कंपेल मेटलिस्टिक मैकेनाइजेशन, यानी मशीनी चीजों के खिलाफ घुटने टेकना जो है ना, ये उनके लिए ज्यादा मुश्किल और बहुत ज्यादा नुकसानदेह साबित होगा। After getting independence, if they are going to be the part of the machine and the machine are going to be the part of their life, it would be rather difficult work for them. तो आई शुड से टू द रीअवेकनिंग नेशंस टू ऑफ एशिया, एशिया के आजाद होने वाले ममालिक को इस बात की मैं नसीहत करना चाहूंगा कि योर इंडिपेंडेंस विल नॉट बी वेरी डिफिकल्ट टू प्रिजर्व, especially in view of the division of the rest of the world into hostile camps, यानी एशिया के ममालिक के जो लोग हैं या एशिया जो कॉन्टिनेंट इसके जो लोग हैं, इनको आजादी बरकरार रखने में शायद इतनी मुश्किलात नहीं होंगी, खास तौर पे उस वक्त जब दुनिया दो बड़े हिस्सों में यानी ईस्ट और वेस्ट में मुनकसिम हो चुकी है और दोनों में हॉस्टिलिटी बहुत बड़ी हुई है। लेकिन मुश्किल क्या होगा, तो लिखो बट व्हाट विल बी परहैप्स मोर डिफिकल्ट विल बी टू रिफ्रेन फ्रॉम कॉपिंग द मिस्टेक्स ऑफ द वेस्ट, यानी द मोस्ट टेरिबल सिचुएशन फॉर द ईस्टर्न पीपल वुड बी लाइक कि they will not, if they are going to be, if they are not going to be able to refrain themselves from the copying mistake, कि अगर वो लोग अपने आप को मगरिब की गलतियां जो मगरिब के लोगों ने की है उसको दोहराने से अगर ये अपने आप को बाज नहीं रख पाते, तो ये सबसे काम मुश्किल होगा इनके लिए। अच्छा, अब जो मैं पॉइंट पढ़ूंगा तो जहां से पढ़ रहा हूं यहां से निशान लगा लें, क्योंकि ये सीन कॉम्प्रिहेंशन के अंदर ये पैराग्राफ मॉडल पेपर में भी आया हुआ और बोर्ड में भी आया हुआ बेटी। ठीक है, तो जहां तक मैं बोलूंगा वहां तक निशान लगाना है। अब लिखा हुआ द वेस्ट, यहां से निशान लगा लें। लिखा द वेस्ट थ्रू आउट द लास्ट 5 centuries हैज डिस्प्लेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनर्जी, यानी मगरिब ने पिछले 5 सदियों के अंदर बेतहाशा एनर्जी का इस्तेमाल किया और एनर्जी को प्रोड्यूस किया। एनर्जी विच हैज टेकन मैनी फॉर्म्स, सम गुड सम बैड, यानी एनर्जी ऐसी थी, कुछ ने अच्छी शक्ल इख्तियार की, कुछ ने बुरी शक्ल इख्तियार की। फिर लिखा हुआ इट हैज एक्सप्लोर्ड द वर्ल्ड फ्रॉम पोल टू पोल, दुनिया को एक कोने से दूसरे कोने तक दरियाफ्त कर लिया। इट हैज लर्न द सीक्रेट ऑफ एटम एंड स्टार्स, एटम और स्टार के बारे में जो मालूमात थी उनको भी तस्खीर कर लिया, मरीख तक लोग पहुंच गए। खलाओं की दुनिया के बारे में साइंस ने, वेस्ट ने मालूम कर लिया। फिर लिखा हुआ इट हैज डिस्कवर्ड, इससे ये भी दरियाफ्त कर लिया कि हाउ टू प्रोड्यूस सच एन अबंडेंस ऑफ नेसेसरीज एंड कंफर्ट एज प्रीवियस एजेस वुड हैव थॉट अनइमेजिनेबल, यानी किस तरीके से जरूरियात को बढ़ाते हैं और जरूरियात के साथ साथ कंफर्ट्स को, आसाइश को बढ़ाया जा सकता है, और ऐसी आसाइशें या ऐसी जरूरियात जिनको पिछले जमाने के लोगों ने नाकाबिल यकीन तस्वुर किया था, वेस्ट ने पिछले 5 सदियों में उसको काबिल तस्वुर बना दिया, हकीकत की शक्ल दे दी। यानी ये पॉजिटिव बात बताई जा रही वेस्ट के बारे में कि इट हैज ब्रॉट अ रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में मगरिब में इनकलाब बर्पा कर दिया, बिल्कुल ठीक है। लेकिन लिखा बट ऑल दिस विच माइट हैव मिनिस्टर्ड टू ह्यूमन हैप्पीनेस, लेकिन इन तमाम तर अच्छाइयों के बावजूद एक गलती,
जिसने इंसानी खुशियों का गला घोंट दिया, have been vitiated by one fatal fault, the love of power over other human beings. उनकी एक बहुत मतलब कह सकते हैं ना, मतलब अजीबो गरीब किस्म की गलती थी। वो ये थी कि वो लोग ताकत की मोहब्बत को इंसानियत पर तरजीह देते थे। ये ह्यूमन बीइंग्स तक निशान लगाना बेटे। ये एक पैराग्राफ है जो आपके पेपर में सीन कॉम्प्रिहेंशन में भी और मॉडल पेपर में भी आया हुआ है। ठीक है। फिर लिखा हुआ अफ्रीकन नेशन द लाइक हैव बीन टॉर्चर्ड एंड ऑपरेटेड बाय द एनर्जेटिक इंजूरिटी ऑफ वेस्टर्न कॉन्क्वेस्ट। अफ्रीकी और जो एशियाई लोग हैं, इन्होंने तकलीफ बर्दाश्त की हुई है, इन्होंने मजालिम सहे हैं किसके, मगरबी फतवाहात के। फिर राइटर कह रहा है, इफ द वर्ल्ड इज टू बी हैप्पी, अगर दुनिया को खुशहाल जगह बनानी है तो एनर्जी एंड इंजूरिटी मस्ट नो लॉन्गर बी एक्सपेंडेड इन द एक्सप्लॉइटेशन फॉर दोज हु हैव लेस ऑफ दीस क्वालिटी। यानी एनर्जी का गलत इस्तेमाल उनके ऊपर तो होना ही नहीं चाहिए जिनके पास ये क्वालिटीज मौजूद नहीं है। Mankind must learn a degree of mutual respect which has never hitherto existed. ठीक है। इंसान को जो है वो एक दूसरे की इज्जत सीखनी चाहिए, जो कि आज के दौर में मौजूद नहीं है। Perhaps some at the least of the nation of Asia, मुझे मतलब perhaps some at least of the nations of Asia, एशिया की जो कुछ कौमें हैं will have learned this lesson from their sufferings at the hand of the engineer despot. मतलब मैले कुचैले जालिम हाथों में वो रहकर गुलामी की फदा में रही है, तो एशिया के कुछ ममालिक के लोग इस चीज को सीख चुके होंगे। लेकिन ज्यादातर मुझे ये भी नजर आता है कि perhaps on the other hand they will only have acquired a wish to imitate the ruthless mastodon who are bringing the West to disaster. और दूसरी तरफ ये लोग फिर वेस्ट के उन्हीं मैस्टरडन को फॉलो करेंगे जिन्होंने पूरे मगरिब को तबाही के किनारे पर लाकर खड़ा कर दिया। यानी दोज लीडर्स हु हैव ब्रॉट नेगेटिव रेवोल्यूशन इन वेस्ट, जिसने पूरे मगरिब के अंदर तबाही और बर्बादी फैलाई थी, उनको। ये जो मैस्टरडन लिखा हुआ है ना, इसकी मीनिंग देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि जायगेंटिक प्रीहिस्टोरिक एनिमल है, सिमिलरली टू एलिफेंट बट लार्जर एंड इवन मोर पावरफुल। यानी मैस्टरडन एक हाथी की तरह का बड़ा सा जानवर होता था। तो ये जो वेस्ट के रूलर्स गुजरे हैं ना, जैसे नेपोलियन है, हिटलर है, और इस किस्म के जो बड़े बड़े लोग गुजरे, अलेक्जेंडर द ग्रेट है, ऑगस्टस सीजर है और जूलियस सीजर है, इनको ये कहा जा रहा है। ठीक है। तो इन लोगों ने मगरिब को तबाही के किनारे लाकर खड़ा किया और लोग इनको कॉपी करना चाहते हैं। तो अब राइटर कह रहा है, आई हैव नॉट द गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी, पेशेंट गोई करने का मुझे कोई तजर्बा नहीं, आई कैन नॉट प्लग द डेप्थ ऑफ ह्यूमन फॉली, और ना ही मैं इंसानी गलतियों की गहराई तक पहुंच सकता हूं। बट व्हाइल देयर अनसर्टेनिटी होप एंड एप्रीहेंशन इक्वली रैशनल, जब तक कोई बात कंफर्म नहीं होती कि ये हाँ है या ना है, तो होप ज्यादा बेहतर है, उम्मीद करना अच्छी बात हो जाएगी। एंड होप इज मोर लाइकली टू बी बेनिफिशियल, और उम्मीद जो है वो फायदेमंद है। सो लॉन्ग देयरफॉर एज होप रिमेन्स पॉसिबल, इसीलिए जब तक उम्मीद कायम है, आई शैल कंटिन्यू टू होप, मैं हमेशा उम्मीद कायम रखूंगा। एंड अ लार्ज पार्ट ऑफ माय होप विल बी सेंटर्ड इन द ईस्ट, यानी मेरी उम्मीदों का जो मरकज रहेगा वो ईस्ट रहेगा। मुझे वेस्ट से कोई अच्छी उम्मीद या तवक्को नहीं है। अच्छा, ये टॉपिक भी आप लोग का मुकम्मल हो गया है बेटे। अब नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू पीपल कि मैं अगली वीक के अंदर बुध तक आप लोगों के इसके नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, ताकि आप इसकी प्रिपरेशन कर लीजिएगा। ठीक है, तैयारी टेस्ट अभी तो इसका नहीं हो रहा, क्योंकि मिड टर्म के बाद जो आपको बुकलेट इंग्लिश की मिलने वाली थी, अब जाहिर सी बात है अभी लॉकडाउन चल रहे हैं तो उसमें ये नोट शामिल है, लेकिन फॉर द सेफ साइड मैं आपको सिर्फ तैयारी करने के लिए दे दूंगा। अब ये टॉपिक आपका मुकम्मल हो गया। अब यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, जो इंजीनियरिंग के बच्चे इन्होंने नरेशन के अंदर बेसिक चेंजिंग वगैरह पढ़ी हुई हैं, और मेडिकल वाले जो है 2-3 टॉपिक पढ़ चुके हैं, वहां पर तो 2-3 टॉपिक आ गए हैं, लेकिन नरेशन के टॉपिक को रिवीजन कराना तो वैसे ही जरूरी था मेरे लिए। तो जो मेडिकल के बच्चे हैं उनके लिए फायदेमंद बात है कि वो टॉपिक को रिवाइज कर लेंगे, और इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए टॉपिक तो मतलब नया होगा, तो दे नीड टू पे मोर अटेंशन देयर, इनको ज्यादा तवज्जो देनी है इसके अंदर। तो मैं इस टॉपिक को तो मुकम्मल करा चुका हूँ। अब कुछ बच्चे हैं जो मतलब नरेशन के अंदर अभी भी उनका बचपना खत्म नहीं हुआ है, तो पहले तो मैं कुछ चीजें आप लोग को बता देता हूँ, दैट शुड बी केप्ट इन द माइंड रिव्यू के तौर पर, जो स्लाइड मेरे पास सेव है।
ठीक है। नरेशन के अंदर टेंसेस की जो चेंजिंग होती है और जो प्रोनाउन की चेंजिंग होती है और एडवर्ब की चेंजिंग होती है, दैट हैज बीन डिस्कस्ड आउट देयर, और ये आपके पास नोट्स में लिखा हुआ है। तो आई वुड लाइक टू टेल यू पीपल की गेट रेडी विद द नोट्स आउट देयर। अब मैंने आपको ये बताया था कि नरेशन का जो रूल है वो हम चेंज किस तरीके से करेंगे, नरेशन को हम किस तरीके से सॉल्व आउट कर रहे होंगे। तो मैंने बताया था टाइप ऑफ सेंटेंसेस कि इंग्लिश में ये 5 किस्म के जुमले होते हैं बेटे, आपके सामने नजर आ रहे होंगे और एक एक को मैं अलग अलग एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले लिखा हुआ अडजेक्टिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड ऑपरेटिव सेंटेंसेस। ये बेसिक 5 किस्म के जुमले होते हैं, अडजेक्टिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑपरेटिव सेंटेंस। और ईच वन हैज फर्दर 2 टाइप्स, और हर एक की दो टाइप्स अलग भी होती हैं। तो इसको मैं अलग अलग करके बता रहा हूँ आप लोगों को। चेंजिंग ऑफ प्रोनाउन, चेंजिंग ऑफ टेंसेस, चेंजिंग ऑफ एडवर्ब भी आपने याद रखना है। आपके नोट्स में गालिबन पेज नंबर 172 173 पर नरेशन के नोट्स हैं जो आप लोगों को मैंने बताया हुआ है। तो नोट नंबर 1 2 3 4 5 6 इसको एक दफा जब तक आप रिव्यू कर लीजिए, ताकि मैं बोर्ड को प्रेजेंट कर दे रहा हूँ। और मेडिकल वाले बच्चे, आप लोगों के लिए बेहतर मौका है कि आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। कोई कॉन्सेप्ट जो आपका प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा तो वो मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है। अब देखें, अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमें, यानी डायरेक्ट स्पीच के अंदर, इफ वी आर गिवन द असर्टिव सेंटेंसेस, तो हाउ टू चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। तो पहले तो मैं आपको इसका रिदम बता दूं कि देखिए जो असर्टिव वर्ड है, दिस वर्ड हैज बीन टेकन फ्रॉम द वर्ड असर्ट, और अकॉर्डिंग टू पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज कॉल्ड वर्ब। और इसी से वर्ड हमारे पास बनता है बेटे असर्शन, जिसको पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाज से नाउन कहते हैं। और ये वर्ड जो असर्टिव है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाज से एडजेक्टिव कहलाता है। अच्छा, असर्ट का मतलब होता है टू डिस्क्राइब समथिंग, टू इलाबरेट समथिंग, और टू स्टेट समथिंग, और टू नरेट समथिंग। यानी उर्दू में अगर कहा जाए तो इसका मतलब हो जाए किसी चीज को बयान करना। तो असर्ट का मतलब बयान करना। अब इसी का नाउन अदर्शन है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बयान, यानी इलाबरेशन, डिस्क्रिप्शन, स्टेटमेंट या फिर नरेशन। ठीक है। और असर्टिव का मतलब उर्दू में क्या हो जाएगा, बयानिया। ठीक है। असर्टिव का मतलब क्या हो जाएगा उर्दू के अंदर, बयानिया। तो इसका मतलब ये हुआ बेटे कि असर्टिव सेंटेंस को उर्दू में हम क्या नाम देंगे, बयानिया जुमले। ठीक है। तो असर्टिव सेंटेंस को हम उर्दू में क्या नाम देंगे, बयानिया जुमले का। अब ये याद रखिएगा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस इन इंग्लिश। अभी पिछली जो स्लाइड मैंने शो की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि सेंटेंसेस बेसिकली 5 किस्म के होते हैं, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑपरेटिव। ठीक है। इसी तरह असर्टिव सेंटेंस हमारे पास 2 किस्म के होते हैं बेटे। अब एक को हम नाम देते हैं किसका, पॉजिटिव का। ठीक है। और दूसरे को हम नाम देते हैं नेगेटिव का। अब याद रखिएगा, किसी भी टेंस का जुमला हो, किसी भी मॉडल वर्ब का जुमला हो, जुमला अगर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इन दोनों की रूट फॉर्म कहलाएगी असर्टिव। ठीक है। पॉजिटिव का मतलब होता है मस्बत, और नेगेटिव का मतलब होता है मनफी। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि आई एम टीचिंग इंग्लिश इन द क्लासरूम, तो ये पॉजिटिव असर्शन है, यानी असर्टिव है लेकिन पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं कहता हूँ आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश इन द क्लासरूम, तो ये नेगेटिव है। अगर मैं कहूँ कि यू शुड डू दिस वर्क, तो ये पॉजिटिव है। यू शुड नॉट डू दिस वर्क, ये नेगेटिव है। दे कैन हेल्प अस, ये पॉजिटिव है। दे कैन नॉट हेल्प अस, ये नेगेटिव है। ठीक है। दे विल ब्रिंग अ चेंज, ये पॉजिटिव है। दे विल नॉट ब्रिंग अ चेंज, ये नेगेटिव है। तो जुमला किसी भी टेंस का हो बेटे, तो याद रखिएगा, किसी भी टेंस का हो, किसी मॉडल वर्ब का हो, इट मेक्स नो डिफरेंस। देयर अदर्टिव सेंटेंसेस आर हैज अदर्टिव सेंटेंसेस हैव 2 टाइप, वन इज कॉल्ड पॉजिटिव, सेकंड इज कॉल्ड नेगेटिव। हाँ, ये जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है, इसी को दूसरे लफ्जों में हम कहते हैं अफर्मेटिव। इसका एक नाम होता है डिक्लेरेटिव, और इसका एक और नाम होता है जिसको हम कहते हैं स्टेटिव। ये एक ही चीज के 4 नाम है, इसको घबराने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है। अब जुमला पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आई हैव टॉट यू कपल ऑफ टाइम, आई टोल्ड यू पीपल कि इन दोनों की जो रूट फॉर्म होती है वो असर्टिव कहलाती है।
अब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अगर असर्टिव सेंटेंस होगा तो हम क्या करेंगे, देखिए हमने क्या करना है, ये जो सेड टू है बेटे, इसकी जगह पर हम अप्लाई करेंगे टोल्ड। क्या अप्लाई करेंगे, टोल्ड, या फिर सेड टू को हम वैसे ही छोड़ देंगे। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सेड टू विल बी रिप्लेस बाय ईदर बाय टोल्ड और सेड टू विल रिमेन सेम। और ये जो कोमा, इन्वर्टेड कोमा है ना, जिसके चक्कर में हमारे बच्चे कोमे में चले जाते हैं, और मेडिकल वाले कई बच्चे कोमे में गए भी थे, इसकी जगह हमें इस्तेमाल करना है दैट, ये याद रखिएगा। यानी ये जो पेशकश है, ये जो ऑफर है, ये महदूद मुद्दत के लिए। महदूद मुद्दत के लिए मतलब क्या, ये असर्टिव सेंटेंस के लिए, ठीक है। कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इफ यू हैव गॉट द असर्टिव सेंटेंसेस तो सेड टू विल बी रिप्लेस बाय टोल्ड और सेड टू विल रिमेन सेम। और ये जो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा है, उसकी जगह पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, दैट अप्लाई करेंगे। बाकी प्रोनाउन की चेंजिंग, टेंसेस की चेंजिंग अपनी जगह सेम है। नोट नंबर 4, 5, 6 को एक दफा देख लीजिएगा। अब मिसाल के तौर पर अगर मैंने पहला जुमला यहां पर लिखा कि ही said to me, I can do this work. I can do this work here today. अब he said to me, that is reporting speech because it is outside the inverted commas. I can do this work here today, ये positive statement है और ये model verb का जुमला है। तो अब जुमला पॉजिटिव हो या नेगेटिव है, तो हमारे पास ये असर्टिव ही हुआ ना, असर्टिव। जब इसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा है, सेड टू विल बी रिप्लेस बाय टोल्ड और सेड टू विल रिमेन सेम एंड कॉमा इनवर्ट कॉमा विल बी रिप्लेस बाय दैट। अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा, ही, और सेड टू की जगह मैंने अप्लाई किया टोल्ड, तो लिखा ही टोल्ड मी और कॉमा इनवर्ट कॉमा की जगह लगा दिया दैट। तो जुमला क्या बन गया, ही टोल्ड मी दैट। ये जो सेड टू है इसकी जगह टोल्ड आया बेटे, और ये जो कॉमा इनवर्ट कॉमा था उसकी जगह पर हमने दैट अप्लाई कर दिया। इस पे किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ऑल राइट। फिर हम जब प्रोनाउन को चेंज करेंगे तो आई को चेंज करेंगे ही से, क्योंकि आपको पता है प्रोनाउन की चेंजिंग के अंदर इफ रिपोर्टिंग स्पीच, सॉरी इन रिपोर्टेड स्पीच इफ द प्रोनाउन इज फर्स्ट पर्सन तो दैट विल बी चेंज विद द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। अब आई को हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से यानी स्पीकर से, तो हमने ही से चेंज किया तो यहाँ पर आ जाएगा ही। क्योंकि प्रोनाउन की चेंजिंग किया तो मैंने ये जुमला आप दोनों को याद करवाया कि जो प्रोनाउन जिस केस में होगा उस केस में चेंज करेंगे, या फिर जिसकी जिससे दोस्ती होगी उसको उससे मिला देंगे। ये जुमला आपको याद होना चाहिए। आई को चेंज करेंगे ही से। अब आई भी सब्जेक्टिव केस है, ही भी सब्जेक्टिव केस है, तो सब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस में चेंज किया हमने, ही लिखा। कैन की जगह आता है कोड, ये आपको मालूम है, आपके नोट्स में लिखा हुआ है। तो ही सेड टू मी तो मैंने लिखा ही टोल्ड मी। आई कैन डू दिस वर्क तो लिखेंगे ही कुड डू। दिस की जगह आ जाता है दैट, फिर मैंने लिखा वर्क। टू हेयर की जगह आ जाएगा देयर और टुडे की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट डे। ये इस जुमले का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन गया। He said to me, I can do this work here today. तो he told me that he could do that work there that day. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला जुमला मैंने लिखा है यहाँ पर, सेकंड। She said to her, I will not attend the party tomorrow. अब she said to her, I will not attend the party tomorrow, that is negative statement, आपको पता है। तो जुमला पॉजिटिव हो या नेगेटिव मेरा बेटा, दोनों सूरतों में ये होता तो पॉजिटिव है। तो मैंने लिखा she said to की जगह लिखा told और फिर लिखा her। तो she told her कॉमा इनवर्ट कॉमा लगा दिया मैंने दैट। अब आई को चेंज करेंगे शी से तो यहाँ पर आ जाएगा शी विल, शिल की जगह पर आता है वुड, ये आपको मालूम है। तो शी सेड टू हर की जगह आ गया शी टोल्ड हर, कॉमा इनवर्ट कॉमा की जगह दैट आ गया। फिर लिखा शी वुड, फिर आएगा नॉट, फिर लिखेंगे अटेंड, फिर लिखेंगे द, फिर लिखेंगे पार्टी, फिर लिखेंगे द नेक्स्ट डे। क्योंकि टुमारो की जगह पर क्या आएगा हमारे पास, द नेक्स्ट डे आएगा। ये बन गया डायरेक्ट से। The teacher said to the students, if you do not
speak the truth, I shall punish you. अब द टीचर सेड टू द स्टूडेंट इफ यू डू नॉट स्पीक द ट्रूथ आई शैल पनिश यू. अब मैंने आपको इससे पहले एक जुमला पॉजिटिव की एग्जांपल में दी और एक जुमला नेगेटिव दिया. अब मैं आपको दोनों की एग्जांपल इकट्ठे दे रहा हूँ. ठीक है, अब मैंने लिखा द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, तो मैंने यहाँ पर इफ यू डू नॉट स्पीक द ट्रूथ ये नेगेटिव है, आई शैल पनिश यू ये पॉजिटिव है. लेकिन दोनों सूरतों के अंदर ईदर द सेंटेंस इज इन पॉजिटिव और इन नेगेटिव फॉर्म है तो पॉजिटिव. तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, द टीचर said to की जगह लिख द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट. अब अच्छा याद रखिएगा टीचर सिंगुलर है, स्टूडेंट प्लूरल लिखा हुआ. कॉमा इनवर्ट कॉमा का मैंने लिखा दैट, फिर लिखा इफ. यू को चेंज करेंगे स्टूडेंट से क्योंकि यू जो है दैट इज सेकंड पर्सन प्रोनाउन, इट विल बी चेंज विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच. ठीक है, तो हमने लिखा द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट इफ. यू को चेंज किया स्टूडेंट से तो यहाँ पर आ जाएगा दे. डू नॉट की जगह पर आता है क्या हमारे पास डिड नॉट, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट इज चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट. तो इफ दे डिड नॉट, फिर क्या लिखा मैंने, स्पीक द ट्रूथ. अब आई को चेंज करेंगे टीचर से, तो यहाँ पर या तो मैं ही लिख सकता हूँ या फिर मैं यहाँ पर शी लिखता हूँ. बच्चे ज्यादातर शी लिखते हैं. तो ही शी विल शैल की जगह क्या लिखा, वुड. फिर लिखूंगा मैं पनिश. और यू को चेंज करेंगे स्टूडेंट से, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, क्योंकि स्टूडेंट की जगह सब्जेक्ट आएगा दे और दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, देम. तो जुमला क्या बनेगा, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट इफ यू डू नॉट स्पीक द ट्रूथ आई शैल पनिश यू. इसका इनडायरेक्ट ये बनेगा द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट इफ दे डिड नॉट स्पीक द ट्रूथ शी वुड या ही वुड पनिश देम. ये आपको समझ में आ गया होगा. दिस इज व्हाट द रूल ऑफ द असर्टिव सेंटेंसेस. असर्टिव के अंदर आप पहले ये पहचानेंगे कि जुमला पॉजिटिव है या नेगेटिव है. तो वहां पर रूल क्या होगा, सेड टू की जगह अप्लाई करेंगे टोल्ड, या सेड टू को वैसे ही छोड़ देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर दैट आएगा. काइंडली कीप इन योर माइंड वेरी प्रॉपर्ली. मेरे ख्याल में प्री जो मेडिकल स्टोर वाले हैं या जो प्री इंजीनियरिंग वाले हैं उन बच्चों में से किसी को परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए. इफ एनीबडी हैज एनी प्रॉब्लम तो वो हाथ उठाकर मुझसे पूछ सकते हैं. अब आप लोगों के पास जो नोट्स हैं मेरे प्री मेडिकल के, तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे चेक भी करवा दिया है. कुछ बच्चों ने स्क्रीनशॉट मुझे भेजे थे इन पर्सन, तो मैंने उसको चेक किया बट आई कुडंट रिप्लाई देम. और कुछ बच्चों ने मुझे चेक करवा दिया था प्री मेडिकल के अंदर. तो जिन बच्चों ने नहीं कहा है करवाया है, आई वुड लाइक टू टेल देम, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट देम कि बेटे आप लोग के नोट्स के अंदर जो नरेशन की एक्सरसाइज दी गई ना 20 सेंटेंसेस हैव बीन गिवन देयर. तो वो जो 20 के 20 जुमले हैं ना वो आपके पास हैं ही अदर्टिव सेंटेंसेस. उसे मैंने एक भी इंटेरोगेटिव या इंपेरेटिव नहीं दिया हुआ है. क्यों नहीं दिया, क्योंकि वो बच्चा जब सॉल्व करेगा तो फिर मैं उसको आगे की प्रैक्टिस करवाऊंगा. क्योंकि आप जो टेस्ट आप लोग का आएगा उसके अंदर नरेशन जो है वो शामिल होगा जितना हमने पढ़ा हुआ होगा. ठीक है, तो ये हमारे पास पहली टाइप थी जो मैंने आप लोगों को बता दी. फर्स्ट टाइप हैज बीन सॉल्व्ड आउट देयर कि असर्टिव का रूल यही इंप्लीमेंट करेंगे. ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, कि अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमारे पास अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ जाए जिसको हम नाम देते हैं सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस के अंदर. ठीक है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अगर रिदम में बताऊंगा तो बेटे याद रखिएगा इंटेरोगेटिव इज द वर्ड व्हिच हैज बीन टेकन फ्रॉम द वर्ड इंटेरोगेट. इंटेरोगेट पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लास से वर्ब कहलाता है. इंटेरोगेशन इसका नाउन होता है, इंटेरोगेटिव इसका एडजेक्टिव होता है. रिपीट, इंटेरोगेट दैट इज वर्ब, इंटेरोगेशन दैट इज नाउन, इंटेरोगेटिव दैट इज एन एडजेक्टिव. इंटेरोगेट का मतलब होता है टू आस्क समथिंग, टू इंक्वायर समथिंग, पूछना, सवाल करना. तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब उर्दू में क्या हो जाएगा हमारे पास, सवालिया जुमले. ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या हो जाएगा, सवालिया जुमले. और ये भी दो किस्म के होते हैं बेटे. एक हमारे पास कहलाता है सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंटेरोगेटिव हैज टू टाइप बेटे. तो एक को हम नाम देते हैं सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस का, और दूसरा हमारे पास कहलाता है रियल इंटेरोगेटिव सेंटेंस. ठीक है, there are two types of interrogative sentence. One is called simple interrogative sentence, second is called
रियल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब आपके जहन में तो ये होता है कि सर जिस जुमले के आखिर में क्वेश्चन में आ जाए वो इंटेरोगेटिव होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन नाउ यू नीड टू हैव द रिकग्निशन, यू नीड टू रिकॉग्नाइज कि इधर इज इट सिंपल और रियल। तो अब सिंपल और रियल में क्या फर्क होगा, याद देखिएगा। सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब। अगर कोई सवालिया जुमला हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा हो तो वो सिंपल इंटेरोगेटिव होगा। एंड इफ अ सेंटेंस स्टार्ट विद डब्ल्यूएच वर्ड तो दैट विल बी रियल इंटेरोगेटिव। ये इन दोनों का फर्क है। Simple interrogative sentence always start with helping verb and real interrogative sentence always start with WH word. WH family word को आप जानते हैं, when, where, why, who, whose, whom, ये हमारे पास मौजूद होता है। और helping verb किसे कहते हैं? is, am, are, was, were, can, could, may, might, will, shall, has, have, had, do, does, did, ये सारे helping verb। अब हेल्पिंग वर्ब से कोई जुमला शुरू होगा तो वो सवालिया तो होगा, बट इट विल बी सिंपल। अगर मैं कहूं हैव यू डन योर वर्क, सिंपल इंटरोगेटिव। क्यों? स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब। विल यू गो देयर, सिंपल इंटरोगेटिव। डू यू परफॉर्म द नमाज, सिंपल इंटरोगेटिव। आर यू गोइंग टू डू दिस वर्क, सिंपल इंटरोगेटिव। और अगर मैं कहता हूं व्हाट इज योर नेम, रियल इंटरोगेटिव। वेयर डू यू लिव, रियल इंटरोगेटिव। What are you doing, real interrogative। When will you get back, real interrogative। How have you done this work, real interrogative। तो ये सिंपल सा फर्क है सिंपल और रियल के दरम्यान में। सिंपल इंटरोगेटिव ऑलवेज स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब एंड रियल इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विद डब्ल्यूएच वर्ड। अब हमारे पास इंटरोगेटिव कोई सा भी हो, सिंपल हो या रियल हो, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। अब हम क्या करेंगे बेटी, जो सेट टू लिखा हुआ है ना, इसकी जगह पर हम इस्तेमाल करेंगे आस्क्ड। क्या अप्लाई करेंगे? आस्क्ड। ठीक है, अब हम टोल्ड वगैरह नहीं अप्लाई करेंगे, काइंडली कीप इन माइंड। सेट टू की जगह लगाएंगे आस्क्ड। अच्छा, अगर सिंपल इंटरोगेटिव होगा, कौन सा होगा? सिंपल इंटरोगेटिव होगा, तो हम क्या करेंगे बेटे, ये जो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा होगा, इसकी जगह पे लगाएंगे या तो इफ या फिर लगाएंगे वेदर। अब दैट नहीं आएगा। और अगर रियल इंटरोगेटिव होगा तो हम क्या करेंगे, इस कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर कोई वर्ड नहीं आएगा, बल्कि WH का जो वर्ड होगा उसको हम एज इट इज कॉपी कर देंगे। ये दूसरा स्टेप है इस लेक्चर का। यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ईदर एनी इंटरोगेटिव देयर, कोई सब इंटरोगेटिव होगा, सिंपल होगा या रियल होगा। हम क्या करेंगे, सेट टू की जगह लगाएंगे आस्क्ड। अगर सिंपल इंटरोगेटिव होगा तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह लगाएंगे इफ या फिर वेदर। और रियल इंटरोगेटिव होगा तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह कोई हम नया वर्ड नहीं लगाएंगे, WH का जो वर्ड होगा उसको हम एज इट इज कॉपी कर देंगे। काइंडली कीप इन योर माइंड देयर। ये दूसरा स्टेप है विच आई एम गोइंग टू टेल यू। ये सेकंड स्टेप है जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहां पर लिख रहा हूं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का सबसे मुश्किल पॉइंट वो यही वाला है कि जब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसमें हम सारी चेंजिंग तो अपनी जगह पर करते हैं, लेकिन उसकी फॉर्मेशन में भी चेंजिंग होती है। और फॉर्मेशन में चेंजिंग क्या होती है कि जब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाएगा तो इंटेरोगेटिव को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, आजर्टिव के अंदर। इंटेरोगेटिव को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, आजर्टिव के अंदर। ये याद रखिएगा, इंटेरोगेटिव द चेंज इनटू अदरटिव सेंटेंस, इसकी फॉर्मेशन को भी चेंज किया जाता है। काइंडली कीप इन योर माइंड देयर। ये बात अच्छी तरीके से ध्यान नशीन करिएगा। आपने जो येलो कलर से मैंने स्टेप नंबर 2 लिखा है वो सब कुछ सही किया, लेकिन ये फॉर्मेशन अगर आपने चेंज नहीं की तो योर नंबर विल बी डिडक्टेड दैट मोमेंट। काइंडली कीप इन योर माइंड देयर। अच्छा, इंटेरोगेटिव को अजर्टिव में कन्वर्ट किया जाता है, तो किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे जरा इसको समझ लीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर एक जुमला मैंने बच्चों को, मेडिकल के स्टूडेंट को याद करवाया हुआ था। अगर आप इसको लिखना चाहते तो आप लिख लें, वरना याद कर सकते तो याद कर लीजिएगा। मैंने जुमला ये बताया था, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास तक की चेंजिंग करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास तक की चेंजिंग करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। आई रिपीट, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास तक की चेंजिंग करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई मैथ्स नहीं है भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब ये नहीं कि अपनी मर्जी से कोई भी दो वर्ड उठाकर, मुंह उठाकर चेंज करेंगे, नहीं। आपको जब आप कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा तक की चेंजिंग कर चुके होंगे तो पहले आपको मिलेगा हेल्पिंग वर्ब, बाद में मिलेगा सब्जेक्ट।
तो सब्जेक्ट को चेंज करके पहले लिख दीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब को चेंज करके बाद में लिख दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, खुद ब खुद इंटेरोगेटिव जो होगा वो ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास तक की चेंजिंग करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी पहले आपको मिलेगा HV, बाद में मिलेगा आपको सब्जेक्ट, इसको चेंज करके इधर, इसको चेंज करके इधर, सब्जेक्ट को पहले लिखना है, यानी हेल्पिंग वर्ब को बाद में लिखना है, खुद ब खुद इंटेरोगेटिव ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देकर समझा देता हूं। ऑब्जेक्टिव दो किस्म के होते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, याद रखिएगा। अब मैंने इसका पहला जुमला लिखा, ही सेड टू मी, आर यू गोइंग टू हेल्प द नीडी पीपल टुडे। He said to me, are you going to help the needy people today? एक जुमला ये हो गया। और दूसरा जुमला, she said to her, why have you disturbed the class? Question mark। अब ये जो लिखा हुआ है, आर यू गोइंग टू हेल्प द नीडी पीपल टुडे, अगर मैं पूछूं इंटेरोगेटिव तो आप कहेंगे यस। अगर मैं कहूंगा सिंपल है या रियल है तो आप क्या कहेंगे, सिंपल इंटेरोगेटिव है। क्यों है? बिकॉज इट इज स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये शुरू किससे हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। और दूसरा जुमला लिखा हुआ, व्हाई हैव यू डिस्टर्ब द क्लास, ये रियल इंटेरोगेटिव है। क्यों है? क्योंकि ये WH वर्ड से शुरू हो रहा है। तो सिंपल के अंदर रूल क्या है बेटे, ये देख सकते हैं आप, सिंपल हो या रियल, सेट टू की जगह हमने क्या अप्लाई करना, आस्क्ड। सिंपल होगा तो हम कॉमा इनवर्ट कॉमा के या तो इफ लगाएंगे या फिर वेदर लगाएंगे, और अगर रियल होता है तो कॉमा इनवर्ट कॉमा को ओपन करने के बाद हम कोई नया वर्ड नहीं लगाएंगे, बल्कि WH का वर्ड वैसे ही कॉपी कर देंगे। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देखें। यहाँ पर 2-3 मिनट ज्यादा लगेंगे बेटे, लेकिन ये लेक्चर इंपॉर्टेंट, इसको मुकम्मल कर रहे हैं। मैंने लिखा ही आस्क्ड और फिर मैंने लिखा मी, कॉमा इनवर्ट कॉमा जगह लगा दिया इफ, सही है, इसमें कोई मसला नहीं है। फिर मैंने लिखा शी, सेड टू की जगह लिखा आस्क्ड और फिर मैंने लिखा हर। ये डॉक्टर वाली राइटिंग हो गई मेरी, शी आस्क्ड हर। अब कॉमा इनवर्ट कॉमा की जगह हटाने के बाद WH का जो वर्ड था हमने वैसे ही लिख दिया यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं यहाँ भी कॉमा इनवर्ट कॉमा तक की चेंजिंग हो गई, यहाँ पर भी हो गई। अभी मैंने आपको जुमला क्या याद करवाया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में कॉमा इनवर्ट कॉमा तक की चेंजिंग करने के बाद क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये रहा हेल्पिंग वर्ब, ये रहा सब्जेक्ट, इसको इधर इसको इधर, ये रहा हेल्पिंग वर्ब, ये रहा सब्जेक्ट, इसको इधर इसको इधर, खत्म। खुद ब खुद इंटेरोगेटिव क्या बन जाएगा, अदरटिव। ये देख लें, यू को चेंज करेंगे मी से, यहाँ पर आई आ गया। इज MR की जगह वॉज पर लगाते हैं, आई के साथ वॉज आ गया। तो लिखा हुआ ही आस्क्ड मी इफ आई वाज गोइंग टू हेल्प द नीडी, फिर पीपल, टुडे की जगह दैट डे। अब क्वेश्चन मार्क नहीं, फुल स्टॉप। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन मार्क की जगह हमने क्या लगा लिया, आस्क्ड। और आप देख सकते हैं ये जो लिखा हुआ आर यू गोइंग टू हेल्प द नीडी पीपल टुडे, इसकी जगह आ गया आई वाज गोइंग टू हेल्प द नीडी पीपल, अदरटिव बना। ये पॉजिटिव है, ये इंटरोगेटिव है, देख सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए दूसरा जुमला, शी सेड टू हर, तो मैंने लिखा शी आस्क्ड हर। वाई लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यू को चेंज करेंगे हर से, तो यहाँ पर आ गया शी। हैज हैव की जगह हैड लगाते तो मैंने लिखा शी हैड, तो लिखेंगे शी आस्क्ड हर व्हाई शी हैड डिस्टर्ब्ड द क्लास। अब यहाँ फुल स्टॉप आएगा। यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे मेरा बेटा? तो ये देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क की जगह हमने क्या लगाया, आस्क्ड। और आप ये भी देख सकते हैं जो लिखा हुआ ना, हैव यू डिस्टर्ब द क्लास, इसकी जगह पॉजिटिव आ या शी हैड डिस्टर्ब द क्लास। तो ये इंटरोगेटिव और असर्टिव मैंने आपको समझा दिया। अब आप में से जिन बच्चों ने सॉल्व किया है वो भी, जिन्होंने नहीं किया वो करने के बाद मुझे पर्सनली मैसेज करें कि सर ये हो गया सॉल्व, मैं फिर आप लोगों को शेयर करूंगा इंटरोगेटिव या इंपेरेटिव की वर्कशीट्स। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो काइंडली आस्क मी, लेक्चर में आपको थोड़ी देर के अंदर ग्रुप पर शेयर कर दूंगा। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन,
हाँ, Uneza, I knew that. कोई हाथ उठाए ना उठाए, Uneza the Great is going to raise the hand and she is going to ask with some knowledgeable question which will feel me ashamed. सर मुझे सब समझ आ गया, लेकिन मुझे ये पूछना, आप चेक करेंगे ना पक्का? नहीं, मैं जाके मस्जिद में बंटवा दूंगा, सवाब मिलेगा मुझे। सर आपको पता है आप जवाब नहीं देते। आया, ठीक है जी, कर लूंगा मेरा बेटा, मैं चेक कर लूंगा, परेशान मत हो, मुझे भेज देना, ठीक है, थैंक यू। और कोई है जवान? थैंक यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला आपका, आपके घर वालों का और बिलखुसूस आपके वालिदैन का हामी और नासिर हो बेटे। दुआ में याद रखिएगा।